हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज से हम लोग ये जो करेंट दृष्टि ईयरली आ गई है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग नेशनल अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग अपनी मेथडोलॉजी समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। अब क्योंकि ये 225 पेजेस की बुक है ना, इसमें बहुत सारी फैक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी कुछ फैक्चुअली है। तो इसमें हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी रिपीटेड थीम्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ओके, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ जो भी स्टैटिक या फिर बिना काम की चीज़ है जो आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और जो काम की न्यूज़ है उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। जिसने हम लोग की पहले भी देखी हुई हैं आई दृष्टि की वीडियोज़, उनको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, इवन पिछली बार बीपीएससी में भी देखो जो जो पढ़ाया था ऑलमोस्ट वहीं से 80% क्वेश्चंस हिट हुए थे, है ना। यूपी पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस का पैटर्न इतना गड़बड़ हो गया था इस बार, स्टिल जितना पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन आए थे, जितना नहीं पढ़ा था वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली न्यूज़ क्या है नेशनल में, त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट, है ना। त्रिपुरा को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि त्रिपुरा फर्स्ट स्टेट नहीं है जो कि लिटरेट स्टेट बना है। ओके, ये थर्ड स्टेट है हमारा। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट था मिज़ोरम। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेट हुआ था गोवा। अब थर्ड स्टेट कौन सा हुआ है? त्रिपुरा। समझ गए। अब ये कौन से स्कीम के अंडर है उसको भी याद कर लो, उल्लास, है ना। उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, इसके अंडर में इसको लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब ये किसने किया, कहाँ किया, उससे हमें मतलब नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन अपने काम की नहीं है। ओके, ये देखो वही चीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। मिज़ोरम था हमारा फर्स्ट स्टेट और गोवा था सेकंड स्टेट। समझ गए। अब इसमें क्या है, लद्दाख, इसको फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिक्लेयर किया है जो कि फुल लिटरेट है। ओके, ये अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे? स्टेट की बात कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे मतलब नॉन स्टेट, तो उसमें लद्दाख को किया गया है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो चार चीज़ें अभी तक हम लोग ने याद कर ली। एक हो गई लद्दाख, पहला हो गया मिज़ोरम, दूसरा हो गया गोवा और अभी थर्ड किसको किया है? त्रिपुरा को। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट इस पे हम लोग चलते हैं, 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, है ना। तो इसमें कुछ ऐसी काम की चीज़ नहीं है, ये नहीं पूछेगा। ओके, अगर पूछेगा भी तो वो स्टैटिक वाली चीज़ें पूछेगा, वो हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके होते हैं। तो ठीक है, तो करंट अफेयर में डबल अपना काम नहीं करेंगे। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इमरजेंसी जिस दिन लगी थी, है ना, 25 जून को, तो ये डेट याद कर लेना। 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, तो उसी डे को संविधान हत्या दिवस की तरह डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कि 25 जून को क्या ऑब्जर्व होगा? संविधान हत्या दिवस। तो ये याद कर लेना डेट। ओके, और ये क्यों किया गया ये भी बता दिया, क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। इस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्या देखेंगे? एक तो कौन से डे को हुआ था? मई 7। ओके, और कितने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था? 9 को। ओके, इसके अलावा इसका जो वो पहलगाम अटैक था, है ना, उसका अटैक क्लेम किसने किया था? तो उसको भी याद कर लो, टीआरएफ और एलईटी, है ना, मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर ए तैयबा। वैसे तो ये बहुत प्रोबेबल है बट पढ़ लो। ठीक है, इसी वजह से मार्क नहीं किया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग थी वो मीडिया में किसने की थी? ओके, तो कौन थे दो लोग? विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। ओके, ये दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना बिल्कुल भी। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके जैसे अपनी तरफ से, इंडिया की तरफ से तो ऑपरेशन सिंदूर था, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, है ना, बनियान या बुनियान जो कुछ भी हो, है ना। तो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन था उसका ये नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा था? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। समझ गए, इसका नाम याद कर लेना। फिर देखो नेक्स्ट, ये डीजीएमओ, है ना। डीजीएमओ कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। इनका नाम भी याद कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ओके, जनरल राजीव घाई। समझ गए। फिर क्या है? स्कैल्प क्रूज मिसाइल इसमें यूज़ हुई थी, है ना। इंडिया ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल यूज़ की गई थी। तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? स्टॉर्म शैडो इनका निक नेम दिया गया है। ओके,
और इसको बनाया किसने है? यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम ने बनाया है। ये दो चीज़ याद रखनी है कि इसका निकनेम क्या है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो, और किसने बनाया? ये यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम ने। ये इंडिया ने यूज़ की थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक चीज़ और यूज़ करी थी, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। ओके, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। इसके बस मैन्युफैक्चर याद कर लो, जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, इसका निकनेम था तो वो तो याद कर ही लिया। साथ में किस कंट्री ने बनाया है? यूरोपियन ने, ठीक है, यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम। ये किसने बनाया है? फ्रांस ने बनाया है। वैसे ही एक ये कामिकाजे ड्रोन्स, ये भी यूज़ हुए थे, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे स्कैल्प क्या है? ये क्रूज मिसाइल है, ओके। हैमर क्या है? ये गाइडेड बॉम्ब है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। वैसे ये कामिकाजे, ये क्या है? ये ड्रोन्स हैं, ठीक है। वैसे ही ब्रह्मोस तो सभी को पता होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ओके। किसने बनाई है? रशिया ने। समझ गए? चलो, वैसे ही एक हमारा डिफेंस सिस्टम भी है S-400, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। तो इसका निकनेम क्या है? सुदर्शन चक्र। ये क्या है? ये इंडिया का एयर डिफेंस शील्ड है। ये किसकी हेल्प से बना है? रशिया की हेल्प से, ठीक है। तो ये कुछ डिफेंस रिलेटेड वेपन्स थे जो कि न्यूज़ में थे, तो ये जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले के भी कुछ पास मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, है ना, जो इंडिया ने किए अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। जैसे कैक्टस लिली हुआ था 1971 में, है ना। बस एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, ओके। तो बस नाम पढ़ लो, कैक्टस लिली 1971, फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये भी 1971 में ही हुआ था। ऑपरेशन पाइथन, मेघदूत, विजय, सफ़ेद सागर, उरी और बंदर, ठीक है। तो ये कुछ थे जो इंडिया ने लॉन्च किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। इनको याद रखना कि इनमें से किसी का नाम आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होंगे, ओके। एक हो सके तो एक क्रोनोलॉजी भी याद कर लेना, ठीक है। क्रोनोलॉजी वैसे मुश्किल है पूछे, बट एक आइडिया होना चाहिए कब कौन सा हुआ था, ओके। एग्जैक्ट ईयर नहीं, बट एक क्रोनोलॉजी पे नज़र डाल लेना बस, ओके। वैसे ही ये कुछ और ऑपरेशंस दे रखे हैं, है ना, जैसे कि संकट मोचन, इस साउथ सूडान से इवैक्यूएशन का था। इंसानियत, बांग्लादेश, है ना, ये ह्यूमैनिटेरियन एड था जब ये रेफ्यूजीज़ के लिए। ऑपरेशन मदद, ये केरला में जब फ्लड आ गई थी उसके लिए था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड-19 के टाइम पर हुआ था, है ना। और देवी शक्ति, अफ़गानिस्तान में जब कूप हो गया था, टेक ओवर हो गया था तालिबान का, उसमें था, है ना, वहाँ से इवैक्यूएशन होगा था। वैसे ही ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से इवैक्यूएशन हुआ था। और ऑपरेशन दोस्त, टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पर एड हम लोग ने भेजी थी, ओके। तो इन सब के नाम याद होने चाहिए, ये मैचिंग में आ सकता है या तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ओके। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी में ही। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी भी बड़ी न्यूज़ में थी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो उसका थोड़ा स्टैटिक चीज़ें हैं ये, तो उसको पढ़ लेना। जैसे 1960 में साइन हुई थी, किसने ब्रोकर करी थी? वर्ल्ड बैंक ने करी थी। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, कौन कौन सी? रवि, ब्यास और सतलज, ओके। इनका एक्सेस किसको दिया गया था? इंडिया को, फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़। और जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इनका पाकिस्तान को दिया गया था। क्या दिया गया था? 80% ऑफ द इंडस वाटर फ्लो, है ना, ये किसके अंडर आ गया था? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आ गया था, क्योंकि मोस्टली यहीं पर है इसका टोटल वाटर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? ये वक्फ बोर्ड वाली इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ना, इसको स्किप कर सकते हो। बस इसमें एक चीज़ ये याद कर लेना कि जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स होते हैं ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट किसके अंडर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कौन से आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल 21 में, है ना। ये तो कॉमन सी चीज़ है, बट ये कौन से केसेस में हुई थी, है ना। इसके अगेंस्ट जो PIL हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कौन से 2 केसेस थे उसको याद कर सकते हो। जैसे प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन सा था? अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन 2 केसेस से निकल के ही आया है हमारा डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, ये सेंसस के बारे में बताया गया है ना, कास्ट इन्यूमरेशन इन अपकमिंग सेंसस। इसमें क्या बताया गया है कि एक तो ये जो 27 का जो सेंसस होगा
वो पब्लिश हो चुका है किस में, ऑफिशियल गैजेट में। इसमें 2 फेसेस में होंगे। फेस 1 में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग होगी, और फेस 2 में क्या होगा, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा। ठीक है, तो जैसे सेंसस के बारे में कुछ आ जाए, वैसे तो ये स्टैटिक न्यूज़ है ना, बट पता होनी चाहिए कि अगर स्टैटिक से कुछ पूछ ले तो ये चीज़ें स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि हाँ ये जो इसका नोटिफिकेशन होता है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है या नहीं होता है, कितने फेसेस में किया जाता है ना, फेस 1 में क्या होता है, फेस 2 में क्या होता है, तो इस टाइप से कुछ पूछ सकता है। ओके, अच्छा, यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हुई हैं इंडिया की, है ना, उन दोनों के नाम याद कर लो। कौन क्या क्या हुआ है, पहला है भगवत गीता और दूसरा भरत नाट्य शास्त्र, है ना, भगवत गीता और भरत नाट्य शास्त्र, ये 2 चीज़ें इंक्लूड हुई हैं किसमें, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क करके याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे, है ना, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें देख लो। जैसे चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, रेखा गुप्ता। ओके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने, परवेज साहिब सिंह वर्मा। परवेज साहिब सिंह वर्मा तो चीफ मिनिस्टर हो गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, है ना। इससे पहले कौन थे, अतिशी मार्लेना, और अब ये क्या हो गई हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गई हैं अतिशी मार्लेना। तो इनका नाम भी याद रखना कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है दिल्ली में, अतिशी मार्लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, असेंबली इलेक्शंस हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन जीता है, कौन सी पार्टी में है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इतना ही याद करना होता है। तो देखो जम्मू कश्मीर में कौन जीता है, उमर अब्दुल्ला, है ना। इनकी पार्टी कौन सी है, JKNC, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, चीफ मिनिस्टर हैं वो हो गए ये, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, सुरिंदर कुमार चौधरी। ठीक है, उमर अब्दुल्ला CM, डिप्टी CM सुरिंदर कुमार चौधरी, इनकी पार्टी कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। बस इतना याद करना है। फिर हरियाणा में कौन CM बने, नायब सिंह सैनी। ठीक है, ये तो BJP से ही हैं, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है हमारी काम की चीज़, महाकुंभ, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही अपने लिए। तो इसमें देखो सबसे पहले तो डेट ही याद कर लो, कब से कब तक हुए थे। तो ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुए थे। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, 13 2 × 26। ठीक है, डेट ऐसे याद हो जाएगी, 13 जैन से लेके 26 फेब तक। ओके, कहाँ कहाँ पे महाकुंभ होता है ना, हर साल, हर 12 साल में होता है एक, तो ये याद कर लो। और 4 मेजर साइट्स पर होता है सीक्वेंशली, है ना, कहाँ कहाँ पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, ये 4 लोकेशन पता होनी चाहिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। समझ गए। फिर इस बार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, जो 2025 का महाकुंभ था उसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। तो ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे रिलेटेड हैं, ये याद कर लो। एक तो गंगा क्लीनिंग से रिलेटेड है ना, जिसमें 329 एम्प्लॉयज़ ने एक साथ उसकी क्लीनिंग करी थी, ऐसा कुछ है। ठीक है, आपको मेन की टर्म्स याद रखने हैं, है ना, कि किस किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक तो गंगा क्लीनिंग, दूसरा सैनिटेशन वर्कर्स, 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स ने एक साथ मतलब कलेक्टिवली क्लीन किया गया था 4 डिफरेंट जोन्स को। ठीक है, तो एक हो गया गंगा क्लीनिंग से रिलेटेड, दूसरा सैनिटेशन वर्कर्स, और तीसरा हैंड प्रिंट पेंटिंग। ठीक है, ये कितने लोगों ने बनाई थी, 10,109 लोगों ने, है ना, ये याद नहीं करना है, बस बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, तो गंगा क्लीनिंग, सैनिटेशन और हैंड प्रिंट प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हो गई। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्या दे देगा कि इसमें जो है वो लार्जेस्ट क्राउड का भी वो बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना, कि मतलब सबसे ज़्यादा क्राउड आ गई थी रिलीजियस इवेंट में, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्राउड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ऐसे कुछ बोल देगा, है ना। तो वो हम लोगों को लगेगा कि सही है, बट नहीं, सिर्फ इन तीनों चीज़ों का रिकॉर्ड बना है। ओके, इसका नहीं बना है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली, महाकुंभ 2025 कुड नॉट सेट अ रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट क्राउड। समझ गए। ये क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जब ऐसा कुछ इवेंट होता है ना कि हमारे यहाँ लार्जेस्ट क्राउड का वो होने वाला है, रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो उसके लिए ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं ना, जो कि रिकॉर्ड करती हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उनको पहले एडवांस में बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ इस प्लेस पर इस डेट को इतनी क्राउड इकट्ठी होने वाली है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो बस एस्टिमेटेड डाटा था कि हाँ इतने लोग आने वाले हैं, तो इस वजह से इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं सेट हो पाया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, नासिक कुंभ कब होगा, 2027 में होगा, ये याद कर लो। और पूर्ण कुंभ
पूर्ण कुंभ कहाँ पर होगा? उज्जैन में 2028 में, और हरिद्वार में कब होगा? 2033 में। ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था ना, सीक्वेंशियली होता है, सीक्वेंशियली। अभी कहाँ पे हो गया? अभी प्रयागराज में हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? नासिक में 2027 में। फिर 2028 में होगा पूर्ण कुंभ उज्जैन में, और फिर हरिद्वार में होगा 2033 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था कुंभ को, कब? 2017 में। तो ये भी पता होना चाहिए, एक स्टेटमेंट में दे देगा कि कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया 2023 में, है ना? तो वो गलत हो जाएगा, 2017 में किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट। कुंभ मेला का लोगो क्या था, है ना? तो एक आइडिया होना चाहिए उसमें क्या क्या था लोगो में। एक अमृत कलश था, टेम्पल था, और लॉर्ड हनुमान की इमेज थी, एक सियर, अन एंड अक्षव्यात ट्री। इन सब चीज़ों की फ़ोटो बनी हुई है लोगों में। ठीक है, इसी के लिए एक FM रेडियो, एक चैनल अलग से डेडिकेटेड चैनल भी बनाया गया था, है ना, कुंभ मेला की FM के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या था? कुंभवाणी। कुंभवाणी उसका क्या था? फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी? 103.5 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस हुई हैं डिक्लेयर, है ना? तो इसको याद करना है ना? बल्कि 5 न्यू क्यों, आपको तो सारी याद होनी चाहिए जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, है ना? टोटल कितनी है अभी? टोटल 11 हो गई ना, पहले 6 थी, अब 5 हो गई, तो अब टोटल 11 हो गई हैं। तो सारी आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, है ना? तो आपको पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो इस बार देखो कौन कौन सी ऐड हुई हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली। ठीक है, ये 5 ऐड हुई हैं। और पहले कौन सी थी, है ना? तो इसके लिए आपको एक निमोनिक हो सकता है ना? इस निमोनिक से याद कर सकते हो। पहले की भी 6 याद हो जाएंगी और बाद की भी याद हो जाएंगी। निमोनिक क्या है? TSK, TMO, मैप, BP, है ना? अब ये निमोनिक क्या हो गया? जैसे ये ऐसे समझ लो, जैसे CSK होती है टीम, है ना हमारी, चेन्नई सुपर किंग्स। तो CSK का कोई सपोज करो कि CMO होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ना, CMO। तो ऐसे ही समझ लो कि CSK के CMO ने क्या किया? मैप किया BP, किसी प्लेयर का BP मैप किया, है ना? मैप मतलब क्या होता है? मेज़र करना। तो ऐसे याद कर लो, CSK के CMO ने मैप किया BP। ठीक है, याद हो गया। अब बस इसमें क्या करना है? CSK और CMO, है ना, ये था ना CSK और CMO, इसमें दोनों C की जगह हमें T लिख देना है, TSK TMO कर देना है। ठीक है, अब निमोनिक है, देखो निमोनिक में का कोई सेंस तो होता नहीं है, अपने हिसाब से जो भी आप बना पाओ वो बना सकते हो। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे, CSK CMO मैप BP, है ना, और C की जगह हम लिख देंगे T। तो क्या हो जाएगा? TSK TMO मैप BP। अब ये पूरा क्रोनोलॉजी में सेट हो गया, है ना? पहले कौन सी आई? तमिल आई, है ना? फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया, फिर अब ये 5 एक साथ आई हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। कौन कौन सी हो गई? मराठी, असामीज़, पाली, इससे प्राकृत, और B से बंगाली। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा इस निमोनिक से, ऐसे कर सकते हो याद। नेक्स्ट, अब ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है इसको डिक्लेयर करने का, है ना? तो वो भी पता होना चाहिए। क्या? 3 चीज़ें, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्या? एक तो हाई एंटिकिटी होनी चाहिए, और ये बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, एंशियंट लिटरेचर का कहीं से लिंक होना चाहिए, हाई एंटिकिटी होनी चाहिए, और ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से बोरो किया हो। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, हाई एंटिकिटी, एंशियंट लिटरेचर और ओरिजिनलिटी। ये 3 कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो फिर उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब COP29 हुई है ना? इसमें बस इतना याद कर लो कि COP29 पहली बात तो ये किसकी हुई है? UNFCCC की, है ना? ये कहाँ पर हुई है? बस इतना याद कर लो, मोर देन इनफ है। बाकू, अजरबैजान में। ठीक है, UNFCCC की है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, UNCMS की अलग होती है, UNCBD की अलग होती है। तो UNFCCC की कहाँ पर हुई है? बाकू, अजरबैजान। ठीक है, बाकी अपने काम की चीज़ नहीं है। फिर लेडी जस्टिस, इसके बारे में तो हम लोग ने पिछले साल भी आई दृष्टि में पढ़ा था। क्या हुआ है? इनकी लेडी जस्टिस की जो स्टैचू है उसमें थोड़ी चेंजमेंट हुई है ना? जैसे जो वेस्टर्न होती है उसमें क्या होता है कि जो लेडी जस्टिस होती है उनके एक हैंड में स्केल होती है, स्केल मतलब तराजू, है ना, और दूसरे हैंड में स्वॉर्ड होती है, तलवार, है ना।
बट इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इंडियन कंटेक्स्ट में। एक में तो स्केल है ना, तराजू, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सबको एक ही बराबर है ना। और फिर दूसरे हाथ में ये जो स्वॉर्ड थी, तो इससे स्वॉर्ड हटा के इंडियन कंटेक्स्ट के लिए इसमें कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दी गई है एक हाथ में, ठीक है। तो एक हाथ में स्केल हो गई, दूसरे में कॉपी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो पहले लेडी जस्टिस के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड हुआ करता था, है ना, मतलब जो काली कलर की पट्टी बंधी होती थी आंखों पे कि हमारा कानून अंधा है ना, तो उसको हटा दिया गया है अब। ओके, तो इसका मतलब क्यों हटाया गया है? एन इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस दैट इज इन्फॉर्म्ड, थॉटफुल एंड गाइडेड बाय रीज़न, ठीक है। तो अब कानून अंधा नहीं है, अब हम लोग इन्फॉर्म्ड, थॉटफुल और रीज़न से काम करेंगे, सोच समझ के, देख के। ओके, तो ये था लेडी जस्टिस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे तो पुरानी न्यूज़ हो गई है बट कभी भी आ सकती है। ओके, फिर ये पीएम स्वनिधि स्कीम, तो स्वनिधि किससे रिलेटेड है, ये तो कई बार पढ़ा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ना, ये पता होना चाहिए। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री, वो पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये दो चीज़ पता है तो फिर इसके बारे में और कुछ जानने की सच नीड है नहीं। ओके, इसमें एक अच्छा अवार्ड्स भी मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, उसको भी देख सकते हो। जैसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किस कैटेगरी में, लोन परफॉर्मेंस में, तो उसमें एमपी फर्स्ट है, ठीक है। यही याद रखो बस, लार्ज स्टेट का, ऐसे स्मॉल स्टेट का अलग होता है, हिली का अलग होता है, और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अलग होता है। बट आपको मेन याद रखना है लार्ज स्टेट में किसका है, एमपी का है, लोन परफॉर्मेंस में। ओके, वैसे ही इनोवेशन में अगर देखा जाए तो उसमें भी एमपी है, ठीक है। लोन परफॉर्मेंस में भी एमपी है, इनोवेशन में भी एमपी है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगर देखा जाए तो वो एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई इसमें। अच्छा, इसमें एक और प्राइज़ है, स्वनिधि से समृद्धि। ओके, स्वनिधि से समृद्धि, इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो अपनी वाराणसी की है, ये याद रखना है। अब दोनों सिटीज़ यूपी के ही हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ में वाराणसी है और मेजर सिटीज़ में झांसी है, ठीक है। किस किस कैटेगरी में, स्वनिधि से समृद्धि। ओके, चलो लोकसभा इलेक्शन, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, बट मेन चीज़ें देख लेते हैं इसमें, है ना। इसमें 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिसमें से कि 7 वुमेन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 7 वुमेन है आउट ऑफ 72। ओके, सेकेंड इंडियन लीडर हैं पीएम, जिन्होंने थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म अपना कंटिन्यू किया है। फर्स्ट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कब कब किया था, 1952, 57 और 62 में, ठीक है। तो उनके बाद पहले नहीं, मतलब दूसरे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, सेकेंड इंडियन लीडर टू विन अ थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। ओके, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने डिसेबल्ड और ओवर 80 के जो लोग हैं उनके लिए कास्ट, मतलब बैलेट फ्रॉम द होम, इसको अलाउ किया है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि डिसेबिलिटीज़ जिसकी हैं, मतलब डिसेबल्ड लोग और 85 प्लस वाले, उनके लिए बैलेट फ्रॉम होम का प्रोविज़न अलाउ किया है, ठीक है। एक ये चीज़ और इम्पोर्टेंट है, सोम्पेन ट्राइब, है ना, ये ग्रेट निकोबार की ट्राइब है जिन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट किया था, ठीक है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है सोम्पेन ट्राइब, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग कहाँ पर हुई थी, लक्षद्वीप में, ठीक है। सेकेंड नंबर पर असम, ठीक है, लक्षद्वीप, असम। अब वही अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट कहाँ पर हुई है, बिहार में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट्स जीती, 240 सीट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनडीए, है ना, मतलब इनकी जो अलायंस थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनको अगर मिला दिया जाए तो इनकी सीट्स हो जाती हैं 292। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखो आईएनसी, नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, 99। वहीं एसपी ने, अभी क्योंकि यूपी से रिलेटेड है तो इस वजह से इनका भी याद कर लो कि एसपी ने 37 सीट्स विन की थी। ओके, और इनकी जो 37 थी वो 37 की 7 सब यूपी से ही आई थी, यूपी के बाहर इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड 74, मतलब जितने भी टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उसमें टोटल 74 वुमेन्स थी, जो कि 13.6% होता है। और ये पिछले जो लोकसभा थी 17th लोकसभा, उससे कम हुआ है ना। पिछली बार कुछ 14.8% था, अब 13.6 हो गया है। तो ये याद रखना कि जो वुमेन एमपीज़ हैं उनकी परसेंटेज कम हुई है। यंगेस्ट एमपीज़ के नाम याद रख सकते हो, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज और सांभवी चौधरी, है ना। इनकी सीट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार नाम पढ़ लेना बस।
फिर नालंदा है ना, इनका नया कैंपस इनॉग्रेशन हुआ है, कहाँ पर, राजगीर बिहार में। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कुमारगुप्त ने, ठीक है। फिर इसको डिस्कवर किसने किया था, नालंदा की जो रोइंस थे ना उसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस बुचनन ने, लेकिन इसको पहचाना किसने था कि ये नालंदा है ना, तो ये पहचाना था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ये याद रखना है, इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका भूल जाओ तब भी चलेगा, बाकी प्लेस तो याद रह ही जाएगी। राजगीर बिहार किसने बनवाया था, कुमारगुप्त, ठीक है। फिर देखो न्यू कैंपस के बारे में कुछ चीज़ें है ना, कि इसको जो न्यू कैंपस है वो इनका पूरा इको फ्रेंडली है ना, नेट ज़ीरो, ये देखो लिखा हुआ है नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। इसको डिज़ाइन किसने किया है, BV दोशी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। इसमें देखो पहली क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, है ना, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये किसने लॉन्च करी है, पहले तो यही याद कर लो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो पहली चीज़ तो हमको यही याद करनी है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अब ये किस लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है ना, तो इसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड ग्रास रूट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना, कि मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च हो रही है वो फार्मर्स तक पहुंच पाए, ग्रास रूट लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसकी प्रैक्टिस की जा सके। तो उसी गैप को ब्रिज करने के लिए ये स्टार्ट की गई है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ याद करने वाली चीज़ है नहीं। नेक्स्ट है हमारी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अच्छा हम लोग ये सब क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये काम की नहीं है ना, काम की इन द सेंस ये आने लायक नहीं है, या तो इसमें जितना भी दे रखा है उसमें कुछ भी पूछने लायक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यही करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर देखो केन बेतवा लिंक है ना, ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी MP में है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन कौन सी दो स्टेट के बीच में है, ये तो बता ही दिया, MP और UP में, ठीक है। अब इसमें कौन सी रिवर से कौन सी रिवर तक वाटर जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो याद करना ज़रूरी है। तो ये केन बेतवा नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो केन से बेतवा में ले जाया जाएगा, ऐसे याद कर लो, केन से बेतवा में ले जाया जाएगा, ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा रिवर, है ना। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, ये भी याद रखना, केन और बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ये कितना लंबा ये लिंक होगा, ये 221 किलोमीटर 221 किलोमीटर का होगा, जिसमें से कि 2 किलोमीटर टनल भी होगी, ठीक है। और ये पहला प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, है ना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसमें क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जानी है। ये प्रिपेयर हुआ था 1980 में, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट नहीं हो पाया है, कंप्लीट क्या मतलब स्टार्ट भी नहीं हो पाया है, अब जाके इसका वो हुआ है ना, मतलब फाउंडेशन रखा गया है अभी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है क्रूज़ भारत मिशन, है ना, ये लॉन्च हुआ है। तो किसने लॉन्च किया है, अगेन पहले तो वही याद कर लो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स ने किया है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं कौन, सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल, इनका नाम याद कर लेना। ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ इवेंट्स और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेनाब रेल ब्रिज एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर, कश्मीर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लो चेनाब रेल ब्रिज, है ना, इसके ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है ना, ये याद रखना नाम कि ये आर्च ब्रिज है, ओके। ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है। कितने ऊपर बनाया गया है, ये चेनाब रिवर से 359 मीटर्स ऊपर बनाया गया है, हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। तो ये 359 मीटर्स याद रखना। अब ये कितना लंबा ब्रिज होने वाला है, तो ये 1315 मीटर लॉन्ग, है ना, 1315 मीटर लॉन्ग होने वाला है, स्टील का आर्च ब्रिज होगा ये, ठीक है। तो एक तो हो गया ये कितने ऊपर है और कितना लंबा है, और है क्या ये रेलवे आर्च ब्रिज है, क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट, ठीक है। फिर ऐसी है कि अंजी खेड़ ब्रिज है ना, अंजी ब्रिज जिसको बोला जाता है, ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है। जैसे ये रेलवे आर्च ब्रिज था ना, वैसे ये फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है, तो ये याद रखना अंजी ब्रिज। अब ये अंजी क्या है, अंजी एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी पड़ती है इसी की, चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है अंजी, उसी रिवर पर बनाया गया है, इस वजह से इसका नाम
अंजी ब्रिज रख दिया है। ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 725 मीटर्स है और इसको 96 केबल से सपोर्ट किया गया है। ओके, केबल ब्रिज है ना, केबल स्टेड ब्रिज, तो फिर केबल्स तो होंगे ही, तो इसको 96 केबल से सपोर्ट किया गया है। और इसकी डेक विथ जो है वो 15 मीटर्स की है ना। डेक विथ क्या होता है बेसिकली, जैसे ये है ना, ये है आपका ब्रिज, तो ये सपोज करो ये एक इसका एंड है, ये इधर है, तो ये जो बीच की ये जो लेंथ होती है ना, विथ होती है, कितना चौड़ा है बेसिकली, ये ऐसे समझ लो कि कितना चौड़ा ब्रिज है, तो वो डेक विथ इसकी 15 मीटर्स हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ये NFSU एंड CFSL कैंपस खुले हैं। कहाँ पर? ये याद रखना है बस, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब ये हैं क्या NFSU एंड CFSL? तो NFSU है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी और CFSL है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेंसिक साइंस से याद कर लो, फॉरेंसिक साइंस की 2 यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी खुली हैं। कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर अमृत भारत स्टेशन स्कीम स्टार्ट हुई है। इसमें क्या होने वाला है पहले तो यही याद कर लो। इसमें 1309 रेलवे ब्रिजेस हैं जिनको रीडेवलप किया जाएगा, है ना, ताकि उनको मॉडर्न लाइंस पर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा सके, है ना। बेसिकली उनका एक तरह से रेनोवेशन किया जाएगा ऑन मॉडर्न लाइंस, ठीक है। किस स्कीम के अंडर? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा वेव समिट, है ना। अब वेव्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट, है ना। तो इसी से ही समझ में आ जाता है, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट। तो ये किसके अंडर आता है? ये सब ऑरेंज इकॉनमी के अंडर ही तो आता है। ऑरेंज इकॉनमी क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज इकॉनमी क्रिएटर इकॉनमी बोलते हैं इसको, है ना। जितने भी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, तो उनकी जो इनकम जनरेट होती है तो उसको ही हम लोग टर्म दे देते हैं ऑरेंज इकॉनमी। मतलब जितनी भी क्रिएटिव इकॉनमी है उसको हम लोग ऑरेंज इकॉनमी बोलते हैं। तो उसी के लिए ये वेव समिट होती है। ये कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, ये याद रखना था बस, ठीक है। मुंबई में ऑरेंज इकॉनमी के लिए है और इसको और क्या बोलते हैं? क्रिएटर इकॉनमी। बाकी वेव्स का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, तो फिर अब बाकी की चीज़ें अपने आप ही याद आ जाएंगी। जैसे वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। अब ये कौन करवाएगा? जब ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है तो फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करवाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ज़ीरो मीसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन चलाया गया है। किसने चलाया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है पहले तो ये याद कर लो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा साहब हैं, ठीक है, JP नड्डा, ये याद रखना। फिर इसमें क्या है, इसका टारगेट क्या है कि कौन से साल तक हमको मीजल्स और रूबेला बिल्कुल ख़त्म कर देना है इंडिया से। तो 2026 तक मीजल्स और रूबेला इसको हमें एलिमिनेट करने का टारगेट है, ठीक है, इंडिया का गोल है 2026 तक इसको एलिमिनेट करना है। अच्छा, ये जो मीजल्स और रूबेला है ना, ये UIP के अंडर आता है। UIP क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या है? ये जो 12 डिजीज़ेज़ होती हैं, है ना, 12 डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट एक सिंगल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो इन्हीं 12 में ये दोनों इंक्लूडेड हैं, मीजल्स और रूबेला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम, है ना। इसमें क्या है? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक काशी और एक तमिल, ठीक है। तो काशी से हमको क्या समझ में आता है? वाराणसी, है ना, और तमिल से क्या समझ में आता है? तमिलनाडु, ठीक है। तो इनके बीच का जो लिंक है ना, जो सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं, एंशियंट टाइज़ हैं, इनके बीच में जो रिलेशन रहा है पहले हमारा एंशियंट, उसी को ही बढ़ावा देने के लिए, उसी को ही इनकरेज करने के लिए ये समिट टाइप की है, ठीक है। काशी तमिल संगमम, ये कहाँ पर हुई है? वाराणसी में हुई है। किसने करवाई है? ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसमें ऑप्शन होगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत तो नहीं हो जाएगा, मतलब बेसिकली उनके कोलैबोरेशन में हुई है, लेकिन जो मेन ऑर्गेनाइज़र है ना इसका, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्री से कोलैबोरेशन किया हुआ है, ठीक है, ताकि क्या हो सके? टू रीअफर्म द डीप रूटेड सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, जो चीज़ आपको पहले बता दी है, ओके। अच्छा, ये जो किसके अंडर है? ये हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो इसके अंडर ही आता है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब कुछ रिपोर्ट और इंडेक्सेस के बारे में जान लेते हैं।
जैसे पहली है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, है ना, इसको कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेट्स और यूटीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन बेसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन वहाँ पर कैसी है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ बैंड्स होते हैं, जैसे स्केल ऑफ 1000 पॉइंट्स, है ना, मतलब 1000 मैक्स मार्क्स ऐसे समझ लो कि 1000 पॉइंट्स हैं मैक्स, है ना। अब उसमें कुछ बैंड्स बना दिए हैं, सपोज करो जैसे 900 से, देखो जैसे ये दे रखा है टेबल में, 941 से 1000 के बीच में अगर किसी का स्कोर आएगा तो उसको दक्ष बोला जाएगा, है ना। वैसे ही 881 से 940 के बीच में आएगा तो उसको उत्कर्ष बोला जाएगा। वैसे ही 821 से इतने आएगा तो उसको अति उत्तम। ये सब याद नहीं करना है, हम बस बता रहे हैं कि रेंज के बेसिस पर उनकी ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग के कुछ नाम रख दिए हैं। ठीक है, अब ग्रेडिंग में देखो जो बेस्ट होता है उसको दक्ष बोलते हैं और जो सबसे लोएस्ट होता है, सबसे बेकार होता है, उसको आकांक्षी 3 बोलते हैं। ठीक है, जिनका स्कोर 401 से 460 तक होता है, आकांक्षी 3। ठीक है, तो ये कुछ याद रख सकते हैं कि ग्रेडिंग में बेस्ट होता है दक्ष और सबसे जो बेकार होता है वो होता है एकांशी 3। ओके, अब इसमें देखो देखने वाली क्या चीज़ है कि जो ऊपर के 4 बैंड हैं इसमें कोई भी नहीं है, देखो नन लिखा हुआ है चारों में। सबसे जो बेस्ट है ना, जो बेस्ट स्टेट आया है किसके अंडर, ये जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो रैंकिंग निकाली है उसमें चंडीगढ़ बेस्ट आया है। ये दोनों के लिए होती है ना, स्टेट और यूटी के लिए, तो चंडीगढ़ हमारी यूटी हो गई, तो इस वजह से चंडीगढ़ ने टॉप किया है। और ये कौन से बैंड में आते हैं, ये प्रचेष्टा 1 की बैंड में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो कि बेस्ट कौन है, चंडीगढ़, और वर्स्ट कौन है, मेघालय। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बेस्ट है चंडीगढ़ और वर्स्ट है मेघालय, बस इतना याद रखना था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यूपी में अगर किसी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टॉप किसने किया है, गौतम बुद्ध नगर ने, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये कौन निकालता है, टाटा ट्रस्ट, है ना। ये इसके 4 पिलर्स होते हैं, ये 4 पिलर के बेसिस पर अपनी रैंकिंग देता है। क्या क्या, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड। ओके, अब इनके बेसिस पर पुलिसिंग और जस्टिस वाली जो कैटेगरी है उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया है ऑन पुलिसिंग एंड जस्टिस। वैसे ही अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर्स देखें तो वर्स्ट परफॉर्मर वेस्ट बंगाल है। बेस्ट कौन है, कर्नाटका, वर्स्ट कौन है, वेस्ट बंगाल, और जो यूपी है वो सेकंड लास्ट नंबर पर आता है। ये देखो 18th लास्ट है और 17th पे हमारा यूपी आता है। ठीक है, अगर हम छोटे स्टेट्स की बात करें, स्मॉल स्टेट्स में, तो सिक्किम टॉप पर आता है। इतनी चीज़ें याद रखनी थी इसमें बस। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक ये हॉटस्पॉट है ना, नहीं अच्छा ये इसका पार्ट है, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवरीन डॉल्फिन्स, है ना। तो इसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन हुआ है, डॉल्फिन्स का एक एस्टिमेशन हुआ है, पहली बार हुआ है ये, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। किसने किया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। इसमें 3 रिवर्स के अंदर एस्टिमेशन किया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। ओके, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा हैं वो गंगा में ही है ना। देखो गंगा में 6327 गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, है ना। अब ये एग्जैक्ट एस्टिमेट करना तो मुश्किल होता है, तो इसको एक रेंज दी जाती है, तो इस रेंज से लेके इस तक है, तो इन दोनों का जब हम लोग एवरेज ले लेते हैं ना तो इतना आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ 6300 के आसपास गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। ओके, हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंगा कहाँ पर फ्लो होती है, यूपी में। ठीक है, तो इस वजह से यूपी में हाईएस्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, है ना, डेंसिटी की बात करें तो बिहार में ज़्यादा है यूपी से। ओके, ऐसा क्यों है, बिहार में क्यों ज़्यादा है, यहाँ की डेंसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो रिवर्स होती हैं ना वो गहरी रिवर होती हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई डॉल्फिन अकरेंस इन बिहार एट्रीब्यूटेड टू डीपर रिवर चैनल्स। यहाँ के जो रिवर चैनल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इस वजह से यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है डॉल्फिन्स की। ठीक है, तो पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, यूपी में। डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, बिहार में। डॉल्फिन की बात हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो फिर। अब आता है ISFR 23, है ना। इसको हम लोग ने अलग से भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 23, है ना। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर से मेन चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा, जितना इसमें दिया हुआ है सब कुछ ही पढ़ा देंगे। देखो सबसे पहले तो इसको लॉन्च कौन करता है, मतलब निकालता कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है,
पहली चीज़ तो यही याद कर लो। फिर दूसरी चीज़ क्या याद करोगे कि कहाँ पर निकाली जाती है। ये निकालते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, देहरादून में। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। ठीक है, यही याद कर लो, देहरादून में हो गया। और यहीं पे ये निकाली जाती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन निकालता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया। अब ये किस बेसिस पर होता है, ये जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं इसमें जो कैनोपी की डेंसिटी होती है ना, वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे ही मॉडरेटली डेंस में 40 से 70 के बीच में होनी चाहिए। ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% होनी चाहिए। ओके, और अगर 10 से कम है तो फिर उसको हम लोग स्क्रब बोलते हैं। पहले तो ये याद रखना है। फिर दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है इंडिया का, वो 25.17% है। ये फैक्ट याद रखना है। जो फैक्ट याद रखने होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 25.17 एग्जैक्ट याद रखना है। ओके, इसमें फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा, फॉरेस्ट कवर है 21.76 और बाकी का जितना बचा 3.41% वो हमारा ट्री कवर है। ओके, इन दोनों को मिला के ये हो जाता है फॉरेस्ट कवर 21.76 और ट्री कवर है 3.41%। ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है ना। अच्छा, इन दोनों को याद कर लोगे तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही तो ये आया है। ओके, अच्छा, पिछला जो रिपोर्ट था हमारा ISFR 21, है ना, उसके कंपैरिजन में 23 में कितना इंक्रीज़ आया है वो भी याद रखना है। 0.05% का इंक्रीज़ आया है। ओके, अच्छा, ये 21 के बाद 23 में आई है ना। मतलब क्या है कि ये जो ISFR की रिपोर्ट होती है ये बाय एनुअली आती है। ठीक है, बाय एनुअली मतलब हर 2 साल में आती है। तो 2021, उसके बाद 2023, नेक्स्ट 2025 की आएगी, है ना। अब ये डिले के साथ आती है क्योंकि उसको कंपाइल करने में डाटा को टाइम लगता है। तो 2023 की अब इन लोगों ने निकाल पाई है 2025 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, इन दोनों को मिला के कितना है। ओके, स्क्रब का और नॉन फॉरेस्ट ये दोनों याद रखने की सच कुछ नीड है नहीं, है ना। अच्छा, हम लोग टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में देखें तो 0.18% का इंक्रीज़ आया है ना। ये जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था 0.05%, ये किसका था, ये फॉरेस्ट कवर का था। ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर का। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो उसमें 0.18% का इंक्रीज़ आया है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको स्टेट्स याद रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया सबसे ज़्यादा है ना। तो उसके लिए देखो, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है फॉरेस्ट कवर का, है ना। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज टॉप स्टेट्स कौन से हैं, 3 टॉप स्टेट्स, उनको याद करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। ओके, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखा जाए फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसका निमोनिक हो सकता है एमैक, है ना। तो हम लोग जैसे एमैक पढ़ते हैं ना, एंशियंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर, है ना, ये तो हम लोग इससे फेमिलियर है एमैक से, एंशियंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो उसी से ही इसको याद कर लो। ए से क्या हो जाएगा हमारा, एरिया, है ना। मतलब हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है। तो सबसे फर्स्ट पे कौन आ जाएगा हमारा, MP, है ना, M से MP। ए से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, और C से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, हो गया याद। एमैक, एरिया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और C से छत्तीसगढ़। एमैक से हो गया याद। फिर दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, है ना, मतलब स्टेट का जितना एरिया है उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो टॉप पे कौन आता है ना। तो टॉप पर आता है लक्षद्वीप, फिर सेकंड पर है मिज़ोरम और फिर थर्ड पर है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, टॉप पर है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप, फिर मिज़ोरम, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पमला, है ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ते हैं पमला। पमला क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। तो हम लोग इससे फेमिलियर हैं पमला से। तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर दो, पमला की जगह पलमा कर दो, है ना। M और L होता है, उसको इंटरचेंज करना है बस, है ना। जैसे पमला हम लोग पढ़ते हैं,
इसको एल को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो पल्मा हो जाएगा, है ना। बस ये याद रखना कि इंटरचेंज कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसका हो गया एमैक, इसका हो गया पल्मा। पी से क्या है हमारा परसेंटेज, एल से क्या है लक्षद्वीप, एम से क्या है मिज़ोरम, ए से क्या है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए, एमैक और पल्मा। फिर मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ पर हुआ है ये भी हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर ओडिशा में और फिर राजस्थान में, है ना। तो इसमें देखो दो याद कर लो बहुत है ना। इंक्रीज़ वाले में दो याद कर लो। तो इसका निमोनिक क्या हो जाएगा, आईसीयू, है ना। तो आईसीयू होता है ना, तो उसी से याद कर लो। आई से क्या हो जाएगा इंक्रीज़, सी से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यू से तो अपना यूपी है ही। ठीक है, तो आईसीयू से हो गया हमारा मैक्सिमम इंक्रीज़। फिर एक चीज़ और याद करनी है कि मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है ना। जब इंक्रीज़ कर लिया तो फिर डिक्रीज़ भी तो याद करना पड़ेगा। तो डिक्रीज़ का निमोनिक हो जाएगा हमारा डीएमके। ठीक है, जैसे जो हमारी तमिलनाडु की पार्टी है ना, AIDMK, ऑल इंडिया डीएमके, है ना। डीएमके का फुल फॉर्म नहीं याद है, मतलब पार्टी है बेसिकली। तो उसी से याद कर लो, डीएमके से मैक्सिमम डिक्रीज़ हो जाएगा, डी से डिक्रीज़, और एम से क्या है MP, के से हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, तो MP और कर्नाटका। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ है, MP में हुआ है, और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखें तो भी MP में ही है। ठीक है, ट्री कवर, इसका और याद कर लो, ये क्यों रह जाएगा, सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें, तो इसको देखो ऐसे कुछ निमोनिक हो सकता है, तेरा मेरा यूपी, है ना। मतलब तेरा भी यूपी है, मेरा भी यूपी है। ठीक है, तो तेरा मेरा यूपी, तेरा से क्या हो जाएगा, तेरा से हो जाएगा ट्री। ठीक है, ये से ये याद आ जाएगा, तेरा से ट्री हो गया। फिर मेरा, मेरा से क्या हो जाएगा, ME से हो जाएगा महाराष्ट्र, RA से हो जाएगा राजस्थान, और यूपी तो यूपी है ही अपना। ठीक है, तो ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर यूपी। ठीक है, तो याद हो गए। तो हम लोग ने पूरी ISFR की जितनी भी मेजर चीज़ें थी वो हम लोग निमोनिक से याद कर ली। ठीक है, अब मैंग्रोव की और बात आती है। तो मैंग्रोव में क्या हुआ है, मतलब इंडिया का अगर टोटल एरिया देखा जाए तो उसका 0.15% मैंग्रोव है। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ और क्या याद रखनी है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर है वेस्ट बंगाल, ये तो याद है, मतलब बेसिकली इजी होता है तो ये याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर फिर गुजरात, फिर थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये तीन याद कर लो बस, वेस्ट बंगाल, गुजरात और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और टोटल हैं कितने, 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, मैंग्रोव की बात हो रही है। इसमें मैंग्रोव में बात की जाए तो इसमें नेट डिक्रीज़ हुआ है ना। बस ये याद रखना कि मैंग्रोव डिक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ डिक्रीज़ तो हुआ है 2021 के कंपैरिजन में। फिर ISFR के बारे में ये तो बता ही दिया था कि ये बायएनियल होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, है ना। नहीं ये नहीं है, इसमें कुछ काम का नहीं है, ये वाली न्यूज़ है, सॉरी। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इसमें कुछ रैंकिंग्स आई हैं। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके लिए ये लोग रैंकिंग निकालते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उसमें मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको मिला है, कोची को। और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको मिला है, भुवनेश्वर। ये दो याद रखना बस, सस्टेनेबल कोची और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भुवनेश्वर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं पूछेगा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया है ना। इसमें इंडिया की रैंकिंग याद रखना 79 है। ठीक है, 79 है, और ये निकालता कौन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, इंडिया की रैंकिंग 79 कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर ये नेशनल वाटर अवार्ड, है ना, ये तो हम लोग ने पिछली बार भी पढ़े थे, UP PCS के लिए भी वही हैं। ये किसने दिए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। और इनको डिक्लेयर कौन करता है, मतलब अनाउंस कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। कौन है, CR पाटिल, ये भी याद रखना। ओके, अब इसमें किस किस स्टेट को मिला है वो देख लो। देखो रैंक 1 तो है हमारी ओडिशा की, और रैंक 2 है UP की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसी में ही हम लोग बेस्ट विलेज की बात कर लें तो पुलमपुरा, है ना, ये केरला का विलेज है पुलमपुरा, उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है इन विलेज कैटेगरी। और अगर अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो सूरत गुजरात को मिली है फर्स्ट रैंकिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसमें भी अवार्ड मिलते हैं। इसमें फर्स्ट किसको मिला है,
सूरत गुजरात, और वही सेकंड कैटेगरी में फिरोज़ाबाद यूपी, और थर्ड कैटेगरी में रायबरेली। इसमें 2 यूपी की हैं, है ना, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फर्स्ट रैंकिंग, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ना। अब इसमें अगर यूपी का देखा जाए, ये अच्छा एसडीजी की बात हो रही है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, है ना, कौन निकालता है? नीति आयोग, पहली चीज़ तो ये याद रखो। अब इसमें भी कुछ रैंकिंग्स आई हैं, है ना, तो इसमें क्या क्या याद रखना है? टॉप पे कौन है? 2 हैं टॉप पे, फर्स्ट पे 2 हैं, 79 दोनों का ही स्कोर है, ठीक है। तो इन दोनों में टाई है, उत्तराखंड और केरला, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट पे हैं। और लास्ट में कौन है? बिहार। तो टॉप की याद रखो उत्तराखंड एंड केरला, और लोएस्ट किसका स्कोर है? बिहार का, वो याद रखो। और सबसे ज़्यादा प्रीवियस जो एसटीजी स्कोर था ना, सबसे ज़्यादा इंक्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, है ना, फास्ट मूविंग स्टेट कौन सा है? तो वो अपना यूपी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि फास्ट मूविंग स्टेट यूपी है, टॉप का उत्तराखंड केरला, और लोएस्ट बिहार, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भी अगेन वही, कौन निकालता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, है ना, ये दोनों लोग कोलैबोरेशन में निकालते हैं इसको, है ना। अब इसमें इंडिया की रैंकिंग बेसिकली मेनली याद रखनी है, कितनी है? 39, ठीक है, 39 ये है ट्रैवल एंड टूरिज्म की। चलो अच्छा, कमेंट करके तुम लोग बताना कि रिपोर्ट्स की जो रैंकिंग है, जितनी भी मेजर रिपोर्ट्स आती हैं ना, इस टाइप की जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्स आती हैं, उसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग है। अगर वो याद करवानी हो, जैसे हम लोग ने पिछली बार भी की थी ना यूपी पीसीएस के लिए, निमोनिक्स के थ्रू हम लोग ने सारी जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो याद कर ली थी, रैंकिंग याद कर ली थी निमोनिक्स के थ्रू। तो अगर वो करवाना हो तो फिर कमेंट करके बता देना, वो काम भी हम लोग कर लेंगे फिर, ठीक है। चलो बाकी ये तो बताना ही बताना कि आज का लेक्चर कैसे लगा, ताकि जो आगे की वीडियोस हो उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो हम लोग वो कर सकें, ठीक है। चलो अब लिखो मिसलेनियस कुछ न्यूज़ हैं, उसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जैसे कि एयर इंडिया क्रैश हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। कौन से एयरपोर्ट से हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। इसमें 260 लोग मारे गए थे, जिसमें से कि 241 तो वो थे जो ऑन बोर्ड थे, है ना, मतलब जो प्लेन में थे। सिर्फ एक पैसेंजर ऐसा बचा था जो सर्वाइव हो गया था, ठीक है। इसके जो फ्लाइट थी उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लो, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ठीक है, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना, है ना। अच्छा, इसमें एक प्लेन्स में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना। ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या होता है? उसमें सारा रिकॉर्ड डाटा होता है ना, मतलब जो भी पायलट्स होते हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या उन लोगों के बीच में बातें चल रही थी, क्या उस टाइम पे कंडीशंस थी, वेदर कंडीशन, है ना, और क्या एरर आ रहे थे, मतलब सब कुछ का डाटा उसमें रहता है ब्लैक बॉक्स में, है ना। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स होता है, बट इसको पेंट किया जाता है ब्राइट ऑरेंज कलर से, मतलब ये ऑरेंज कलर का होता है। नाम है बस ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये ब्लैक नहीं होता है, ये ब्राइट ऑरेंज होता है। ब्राइट ऑरेंज क्यों होता है? ताकि ये दूर से दिख सके, इन केस ऑफ क्रैश वगैरह कुछ हो जाए ना तो इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, है ना। ये चमकने वाला रिफ्लेक्टिव टेप होता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 राइस की वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई हैं, है ना, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी हैं, उनका नाम जान लो बस, है ना। तो पहला है DRR राइस 100, इसको निकनेम है कमला, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। ये बनाया किसने है ज़्यादा से ज़्यादा, ये और जान लो, है ना। तो ये धन जो 100 है, DRR धन 100, ये आईकार हैदराबाद में बना है, और पूसा DST ये आईकार न्यू दिल्ली में बना है, इतना जानना था बस। चलो नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ खुला है? लोथल गुजरात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस यही याद रख लो, लोथल गुजरात में खुला है। नोबेल प्राइज़, है ना, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, इसको याद कर लेना, इसको हम लोग ने ऑलरेडी निमोनिक्स के थ्रू याद करवाया हुआ है ना। जो आप यूपी पीसीएस वाली अगर वीडियो देखोगे ना, जो हम लोगों ने नॉकआउट सीरीज़ चलाई थी, अच्छा इस बार भी अगर नॉकआउट सीरीज़ चाहिए हो यूपी पीसीएस के लिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, उसको भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ने सबको याद किया था विद निमोनिक्स, तो आप वो वाली एक बार वीडियो रेफ़र कर लेना, है ना, नहीं तो यहाँ पे फिर से करवाएंगे तो फिर टाइम जाएगा फालतू का। फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स, और नोबेल पीस प्राइज़, लिटरेचर और मेडिसिन, इन सब का हम लोग ने याद किया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज़ होता है ना। ये किसको मिला है? निहोन हिदेंको को। किस लिए मिला है? वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उनके एफर्ट्स जो थे टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उसके लिए मिला है इनको, ओके। चलो नेक्स्ट कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, है ना, जैसे कि इंदौर, ये इंडिया का फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बन गया है ना।
इंडियाज़ फर्स्ट बेगर्स फ्री सिटी इंदौर, ये हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है सहयोग इनिशिएटिव, ये ओडिशा गवर्नमेंट का है। किस लिए है? टू फैसिलिटेट अर्बन पुअर टू एक्सेस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द अर्बन पुअर, जो अर्बन पुअर होते हैं उनको एक्सेस कराया जा सके गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का, ठीक है। तो उसी के लिए ओडिशा गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, सहयोग इनिशिएटिव। फिर भारत बौद्ध केंद्र, है ना, ये बनाए गए हैं, इनॉग्रेट हुआ है इसका। किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कौन है? मनोहर लाल। कहाँ पर हुआ है ये? न्यू दिल्ली में, ओके। अब इसका मतलब क्या है? भारत बौद्ध केंद्र, इसमें क्या कराया जाएगा? दिस इज़ टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट इंडियाज सिविलाइजेशनल नॉलेज एंड कल्चरल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल लेगेसी, है ना, मतलब अपनी जो हेरिटेज है ना उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये खुले हैं भारत बौद्ध केंद्र, ठीक है। फर्स्ट स्टेट एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम बना है एमपी में, किस लिए? ताकि एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सके, है ना, सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जा सके। तो एमपी में हुआ है, ये भी ये याद रखना बस। नेक्स्ट पीएम युवा 3.0 स्कीम किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। युवा का फुल फॉर्म क्या है? बस ये याद कर लो, स्कीम याद आ जाएगी। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स हो गया, है ना, और यंग हो गया। तो यंग कितने यंग? 30 से जो नीचे हैं, है ना, बिलो द एज ऑफ 30, वो वाले जो ऑथर्स हैं, तो बस उन्हीं के लिए ये स्कीम है पीएम युवा, ओके। चलो, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, है ना, इसको पास किया गया है। इसमें क्या होगा? इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें ये कुछ वंदना कार्ड की बात हो रही है, बट वो अपने काम की चीज़ नहीं है। अपने काम की चीज़ बस ये है कि 29 अक्टूबर को आयुर्वेद डे मनाया जाता है ना। आयुर्वेद डे बोल लो या तो धन्वंतरी जयंती बोल लो, है ना। आयुर्वेद का ही गॉड को बोला जाता है ना, धन्वंतरी। ये कौन है? आयुर्वेद की गॉडेस है ना, गॉड बोल लो। तो ये कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, एक समृद्ध प्रोग्राम चलाया गया है, तो बस ये याद रखो ये किसके लिए है? ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए है ये, ठीक है। तो ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के लिए बेसिकली हो गया। किसने लॉन्च किया है? मीटी ने, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने ये स्टार्ट किया है समृद्ध प्रोग्राम। वैसे ही धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई है? अहमदाबाद, गुजरात। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ओके, ये याद रखना है। फिर इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर खुला है, कहाँ पर? सिक्किम में, है ना। इंडिया का पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ खुला है? सिक्किम में। नेक्स्ट है 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हेल्ड हुआ है, कहाँ पर? गुजरात में, बस इसकी लोकेशन याद रखनी है। फिर है हमारा दिव्य कला मेला, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। ये इंडिया गेट न्यू दिल्ली यहाँ पर हुआ है ना। और ये दिव्य से क्या होता है? दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मतलब डिसेबल्ड लोग, है ना, तो उनके लिए है। तो अगर दिव्यांगजन के लिए है तो कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इतना याद रखना था। फिर देखो, एशिया की फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल समिट हुई है ना। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, समिट हुई है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है। किसने करवाई है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कहाँ पर करवाई है? न्यू दिल्ली, बस, ओके। फिर एक ये वाई ब्रेक, है ना, इसको क्या मिला है? टॉप परफॉर्मर ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म, है ना। अब ये वाई ब्रेक है क्या? ये बेसिकली योगा ब्रेक है, वाई से योगा ब्रेक, है ना। तो वर्क प्लेस में योगा ब्रेक दिए जाते हैं, उसी को ही ये अवार्ड मिला है, टॉप परफॉर्मर ऑन आई गॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, फिर ये वाधवन पोर्ट खुला है ना। ये कहाँ पर खुला है? बस ये याद कर लो, महाराष्ट्र में, है ना। अच्छा, जो इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनकी लोकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना। इस चीज़ को मैचिंग में वो लोग दे सकते हैं। फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई, भारत मंडप में हुआ था, है ना। तो इसको बस देख लेना कि भारत मंडप में हुआ था, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, है ना, इन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। फिर स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम, है ना। इसमें क्या हुआ है? इंडिया का ये जो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम है ना, भुज और गुजरात में, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसके लिए? प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड, है ना, यूनेस्को का होता है ये प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड। ये किस लिए होता है? ये दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स आते हैं इसमें,
ठीक है। तो उसी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम है ये, ठीक है। कहाँ पर है? भुज में है, ठीक है। भुज कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। फिर ये सेमिकॉन इंडिया 2024, ये भी पुरानी न्यूज़ हो गई है ना। ये कहाँ पर हुआ था? इंडिया एक्सपो मार्ट। इंडिया एक्सपो मार्ट कहाँ है? अपने नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, है ना। तो वहीं पर ये हुई थी। फिर ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये क्या होता है? इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। किसके लिए? हायर एजुकेशन परसू करने के लिए, ठीक है। तो विद्या लक्ष्मी योजना, ये भी याद रखना। फिर देखो सुभद्रा, है ना, सुभद्रा ये स्कीम लॉन्च हुई है कहाँ पर? ओडिशा में। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर एम्पावरिंग वुमेन। ओके, तो बस इसमें ये स्टेट याद रखना है। सुभद्रा कहाँ की योजना है? ओडिशा की। फिर इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट खुला है कहाँ पर? मोहाली में। ये भी याद रखना, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला खुला है मोहाली, चंडीगढ़ में। फिर एक ये रिटायर्ड नहीं, रीसेट प्रोग्राम है। ये किसके लिए है? ये रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकें, है ना। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है इसका काम? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू आर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस, ठीक है। एक गंगा उत्सव हुआ है, कहाँ पर हुआ है? हरिद्वार में। बस इतना याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट अब क्या है? इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम खुला है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनीपत में खुला है। ओके, तो ये याद रख कर लेना कि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ खुला है? सोनीपत में। वैसे ही ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नेशनल आइकन्स बनाए थे फॉर PWDs, है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें जो पैरालंपियन थे राकेश कुमार, उनको एक तो डिक्लेयर किया है, दूसरा ये जो शीतल देवी हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को नेशनल आइकन बनाया गया है PWDs का। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राकेश कुमार और शीतल देवी। ओके, चलो अब ये लास्ट न्यूज़ है आज की, फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर इंटरनेशनल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ्लैग और एम्बलम है ना, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो इसमें देखो, यहाँ पे फ़ोटो भी हमने लगा दी है ताकि और अच्छे से समझ में आए, है ना। इसमें देखो क्या है, एक तो फ्लैग जो है वो ब्लू कलर का है, ये देखो हमको दिख रहा है ना, पूरा ब्लू कलर का है। फिर सर्कुलर शेप्ड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनी हुई है ना, अगेंस्ट ओपन पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बिल्डिंग बनी हुई है, और नीचे ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओपन बुक है। ओके, और ऊपर एक अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद करने वाली चीज़ हो गई? ऊपर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक अशोक चक्र बना हुआ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी है, फिर नीचे ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओपन बुक है, और सर्कुलर एक रिंग बनी हुई है, ब्लू कलर का मैप है, सॉरी मैप नहीं, फ्लैग है, और नीचे क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यतो धर्मस्ततो जया का, कि विक्ट्री की हमेशा जीत होती है। ओके, सॉरी विक्ट्री की नहीं, सत्य की, धर्म की। यतो धर्मस्त जया, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, ठीक है। चलो बस यही था। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पूरा कवर करेंगे। बाकी आपका काम क्या है कि कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग, और अच्छे से तैयारी करो। गुड लक।